सुप्रभात मान्यवर। आज हम लोग एक बार फिर से जा रहे हैं एम्बेसी की तरफ। अजीत भाई जाएंगे सर्बियन एम्बेसी, क्योंकि इन्होंने सर्बिया का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मोंटेनेग्रो ने बिना किसी कारण बताए इनका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया, और उसकी वजह से मुझे भी पता नहीं क्यों फ़ील हो रहा है कि जो वीज़ा है मोंटेनेग्रो हमें देगा नहीं, यानी कि मुझे भी नहीं मिलेगा। मैं ऑलरेडी इसके लिए सच बात यह है प्रिपेयर्ड हूँ कि वीज़ा नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे ज़्यादा टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा है नहीं। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम जो है यहाँ पे ख़राब कर चुके हैं। अल्बानिया हम लोग घूम चुके हैं अब, तो बस ये है कि अब हम लोग जो है फिर भाई आज पता करेंगे सर्बियन एम्बेसी में, और फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ मोंटेनेग्रो एम्बेसी में अपडेट लेने के लिए। क्योंकि अगर मैं मोंटेनेग्रो को वीज़ा अप्लाई नहीं करता तो ये राजेश भाई से मेरी दोस्ती नहीं होती। हाँ, ये और तो हमारी मुलाकात नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली तो आपको पता है कि मैं वीडियो शूट कर रहा था, राजेश भाई ने पीछे से मेरे को कॉल आउट किया, फिर हमारी दोस्ती हुई। तो मैं ये सोचता हूँ कि फीस लगी सो लगी, बट एक दोस्त मिल गया। और बस ये है कि वो वीज़ा एक बहाना था और होना कुछ और था। हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो गए, आपने देखा पूरे पिछले वीडियोस में हम लोग पूरा जो अल्बानिया हम लोग घूम रहे हैं बिल्कुल साथ में घूम रहे हैं। तो कुछ नेगेटिव चीज़ें अगर होती हैं तो उसको भी पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अब कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग इतने दिन साथ में रह रहे हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ। यार 10 दिन में इंडियन तो झगड़ा करने लग जाते हैं यार आपस में। ये तेरा खाना तू बना, तेरा बर्तन तू धो, तू ये कर, तू वो कर। अरे एक्चुअली क्या हो रहा है हमारे में, कभी मैं चाय नहीं बना रहा हूँ, राजेश भाई बना रहे, कभी मैं फ्री हूँ तो मैं बना लेता हूँ। मतलब ऐसा नहीं। उसके साथ में हम जहाँ पे अपार्टमेंट में स्टे कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बिल्कुल। और सामने से राजेश भाई बोल देते भाई साफ कर लेते हैं, और जो भी है अमाउंट हम लोग आपस में शेयरिंग करते हैं। तो ये हमारी बॉन्डिंग बनी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि देखो अभी तो मुझे भी अगर वीज़ा यहाँ से नहीं मिला, कुछ भी आंसर प्रॉपर नहीं आया, तो मैं निकल जाऊँगा दुबई, नहीं तो अबू धाबी, कहीं ना कहीं हम लोग दोबारा मिलेंगे। भाई को भी पता है कि शायद इनका भी वीज़ा रिजेक्ट होगा मोंटेनेग्रो का, लेकिन भाई अगर एक्सेप्ट होता तो कॉल आ जाता। पर इनका एक रूड बिहेवियर अगर रिजेक्ट भी होता है तो प्लीज़ एटलीस्ट यार मेल ड्रॉप तो कर लो यार, हमारा टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। एक चीज़ और, जो मोंटेनेग्रो की एम्बेसी है यहाँ पे तिराना में, वो जो है ना बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म उनमें है ही नहीं। फॉर्म पे वो लोग लेते हैं मेल आईडी लेते हैं, फ़ोन नंबर लेते हैं। आप एक बात सोचिए, मेल आईडी फ़ोन नंबर किस लिए लिया जाता है? ताकि आपको संपर्क किया जा सके। हम लोगों ने आज तक जितने वीज़ा अप्लाई किए तो वहाँ से क्या होता था, मेल के थ्रू चलता रहता था, आपका वीज़ा प्रोसेस में है, कम्युनिकेशन चलता रहता है, आपका वीज़ा प्रोसेस में है, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, रिजेक्ट हो गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो यहाँ पे आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा एम्बेसी की तरफ से। आपको खुद फ़ोन करना पड़ेगा, खुद कॉल करना पड़ेगा। और जब आप रिजेक्शन मिलेगा, जैसे भाई को मिला, तो उसमें क्या होगा कि वो आपको रीज़न नहीं बताएंगे। इन्होंने पूछने की कोशिश की कि रीज़न तो बताइए किस वजह से हुआ। वो कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ यस और नो है। मतलब ये क्या बात हुई कि हम आपको नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? नॉर्मली क्या होता है, जितनी भी आपने देखा होगा जहाँ से भी रिजेक्शन आता है तो उसके रिजेक्शन, इवन मैंने अर्मीनिया का वीज़ा अप्लाई किया था 2 बार, दोनों बार में रिजेक्ट हुआ। उन्होंने रिजेक्शन का रीज़न दिया जो मुझे समझ नहीं आया। मैंने प्रॉपर मेल किया कि भैया मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम पूरा बताओ। मेरे पास में इतना लंबा मेल उन्होंने दिया और मुझे समझाया कि किस वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ। अब मेरा वीज़ा वो कह रहे हैं कि रिजेक्ट नहीं हुआ, कह रहे हैं हम लोग डिनाई किया है। हमने डिनाई का मतलब है कि वहाँ कोविड की कोई प्रॉब्लम थी जिस वजह से उन्होंने उसको वो किया था। हाय अर्मेनियन लोग है, सॉरी अल्बानियन लोग तो उन्होंने उसको डिनाई किया। तो ये एक प्रोफेशनलिज्म था अर्मेनियन एम्बेसी में, और उन्होंने बड़े पोलाइटली उसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही कोविड का जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाता है, आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये कितनी अच्छी बात है। ठीक है, उन्होंने वहाँ कोई कोविड की वजह से अपने यहाँ पे बंद कर दिया तो कुछ नहीं कर सकते। इन चीज़ों के लिए दरअसल हम लोगों को ना तैयार रहना होता है। तो ये चलता है, ट्रैवलिंग में ये सब चीज़ें चलती हैं। आज का जो दिन है, अब फ़िलहाल यहाँ पे सिटी सेंटर में ही गुजारना पड़ेगा, क्योंकि समस्या ये है कि अब मुझे वेट करना है मोंटेनेग्रो की एम्बेसी की कॉल का, और वो लोग पता नहीं कॉल करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है।
मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो वेट करता हूँ। दरअसल मुझे अब इस कंट्री से जो है निकलना है और मैं चाहता हूँ कि मैं अब जो आगे का अपना सफ़र है वो शुरू करूँ। दरअसल यहाँ पे मॉन्टीनेग्रो की एम्बेसी के चक्कर में मेरा जो सफ़र है वो थोड़ा सा थम गया है, रुक गया है, क्योंकि जो अल्बानिया है वो मैं घूम चुका हूँ और इतना ही मुझे घूमना था, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है और मेरा जो टाइम है मेरे पास में वो लिमिटेड टाइम है। तो मैं चाहता हूँ कि इस टाइम का मैं पूरा फ़ायदा उठाऊँ, फिर आगे का अपना सफ़र करूँ। अगर मिलता है तो मैं मॉन्टीनेग्रो चला जाऊँगा, उसके बाद मुझे अबू धाबी भी जाना है। तो वो अभी कुछ अनसर्टेन सा हो गया है। अब मुझे मेरे पास ना फ़्लाइट टिकट है, क्योंकि वो मैंने कैंसिल कर दी थी पहले जो यहाँ आने के लिए ली थी। और जितना जल्दी या जितनी आप जानते हैं फ़्लाइट टिकट्स जितनी जल्दी बुक की जाती हैं उतनी सस्ती पड़ती हैं, और जितना मैं देरी करूँगा उतने ही ज़्यादा वह मुझे पे करना पड़ेगा। तो गड़बड़ सा हो गया सारा प्रोग्राम। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अब जो मॉन्टीनेग्रो एम्बेसी आजकल में मुझे रिस्पॉन्ड कर दे कि क्या चक्कर है। अगर करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो फिर मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। तो फाइनली मॉन्टीनेग्रो एम्बेसी से कॉल आया और वही हुआ जिसका मुझे डर था। मॉन्टीनेग्रो एम्बेसी ने मेरा जो वीज़ा है वो डिनाई कर दिया है। उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि बहुत सारे इंडियंस ने मॉन्टीनेग्रो एम्बेसी में यहाँ पे वीज़ा अप्लाई किया। उनका कहना है कि 90% जो भारत के लोग हैं वो वापस ही नहीं गए, यानी कि उन्होंने जो टिकट्स दिखाई थी रिटर्न की, उस टिकट पे ना कोई वापस आया और उनका अता पता ही नहीं है। इस बारे में हम लोग सारे दिन भर बात कर रहे थे। तो डर वही था कि एक जेन्युइन ट्रैवलर को भी जो है ये समस्या का सामना करना पड़ता है। मेरे डॉक्यूमेंट सारे रेडी थे, मेरे डॉक्यूमेंट सारे क्लियर थे। मैं एक आम ट्रैवलर हूँ, जेन्युइन ट्रैवलर हूँ। मेरा कोई मंशा नहीं है किसी देश में रुकने की, मुझे अपने भारत से प्रेम है, मैं तो सिर्फ घूमूंगा जाऊंगा। लेकिन फिर भी क्योंकि शक के दायरे में सारे आते हैं कि हो सकता है कभी ना कभी, क्योंकि अप्रूव जो करने वाला है वो कोई और है। मुझे पता था उनके डिसीजन के बारे में कि ऐसा होने वाला, मैं उसके लिए रेडी था। तो मुझे फ़िलहाल कोई दुख नहीं है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो यही सही। आज का जो दिन है वो फ़िलहाल मेरा जो है थोड़ा सा नेगेटिव रहा, कोई बात नहीं। ये भी एक्सपीरियंसेस हैं और इन एक्सपीरियंस के साथ साथ में ट्रैवलिंग हो रही है, आप लोगों के काम आएगी। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो लोग अल्बानिया आते हैं और अगर वो मॉन्टीनेग्रो का वीज़ा अप्लाई करें तो ना ही करें जब तक कि आपके पास में किसी थर्ड कंट्री का या शेंगन वीज़ा या यूएस वीज़ा, यूके वीज़ा ना हो। ये लोग इतनी जल्दी वीज़ा अप्रूव नहीं कर रहे हैं। जिनके पास में वीज़ाज़ हैं, ये सारे वीज़ाज़, उनका अप्रूवल है, अप्रूवल रेट सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% है। तो कोई फ़ायदा नहीं है पैसे देने का। 35 यूरो आप लोग जो है पे करोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उससे अच्छा आप यहाँ से सर्बिया चले जाएं या भारत से ही मॉन्टीनेग्रो का वीज़ा अप्लाई करके आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ का अप्रूवल रेट बहुत बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फ़िलहाल अभी फिल्म में जा रहा हूँ अपने अपार्टमेंट की तरफ, कल की तैयारी करते हैं और मैं बुकिंग करूँगा। मॉन्टीनेग्रो का वीज़ा डिनाइड होने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि मॉन्टीनेग्रो का सिर्फ वही रीज़न है कि हम लोगों के पास में आगे का कोई वीज़ा नहीं था। बस उसको उन्होंने हाईलाइट किया कि इनके पास वीज़ा तो है नहीं, ये हमारे गले में फंस जाएंगे, इसलिए इनको एक्चुअली हम लोग ने कल हम दोनों ने जो सोचा ये वीज़ा की बात है ना, तो वो तो आज सुबह दिमाग में आई। हम लोगों ने पहले सोचा कि रिजेक्ट होने के पीछे रीज़न किया। बैंक बैलेंस, यार बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है। कोविड इंश्योरेंस, इनकी औकात के बाद 2.5 लाख USDT का मेरे पास कोविड इंश्योरेंस था, मतलब ICICI का। उसमें लिखा है कि ट्रैवल के टाइम में वैलिड है, और वो भी पता है मार्च मंथ तक वैलिड है, क्योंकि मैं ट्रैवल लंबा कर रहा हूँ तो मार्च मंथ तक लिया हुआ है। तो उसमें भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, होटल बुकिंग में भी नहीं कर सकते। अब हम लोग ने सोचा शायद कुछ रीज़न होगा या क्या, बस से किए इसलिए किए। फिर बाद में याद आया मेरे दिमाग में, भाई के भी दिमाग में, कि यार हम लोगों ने एक फॉर्म फिल किया था, वो कंसोलर है ना, वो वीज़ा की डिटेल लिख रहा था। अगर आपको बोला जाए कि भाई तुम्हारी नेक्स्ट कंट्री का स्टिकर वीज़ा दिखाओ, तो क्या आप स्टिकर वीज़ा नेक्स्ट कंट्री का दिखाओगे? नहीं दिखा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास होगा ही नहीं। तो अब अगर वो पहले ही बोल दे कि स्टिकर वीज़ा नेक्स्ट कंट्री का आपको दिखा दे, तो आप क्या करोगे? जो 35 यूरो का जो वो FD लेके गए हो ना, DD, तो वो क्या करोगे? आप वहीं पे बोल दोगे यार इसको तो मैं वापस तोड़वा के ले लूँगा पैसे, और इनको क्यों दो, रिजेक्शन होने की बात है। तो इसके लिए इस बात को वो लोगों ने घुमा के ना, वो क्या बोले, आपके पासपोर्ट में जितना वीज़ा है ना उसकी डिटेल दो। मतलब उनको लेना था आगे का वीज़ा,
उसके लिए उन्होंने सारी डिटेल ली और पीछे के वीज़ा से कोई मतलब ही नहीं है, उनको अपकमिंग वीज़ा चाहिए था और ये बात को हम लोग नोटिस किए, इसीलिए मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ। ये डैम श्योर ये रीज़न है, बाकी हो ही नहीं सकता। मॉन्टेनेग्रो की वजह से ना हिम्मत टूट चुकी है। तो अब मैंने लीगल सारे प्रूफ सबमिट किए हैं सर्बिया पे, तो मुझे होगा नहीं, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे को अभी ऐसा मन कर रहा है कि मैं चला जाऊं इंडिया। मतलब मॉन्टेनेग्रो ने ना, सच बताऊं ना आपको, दिखाने के लिए हम लोग बोलते हैं भाई नहीं, पर एक तरफ से जो एक्साइटमेंट था ना वो सब खत्म हो उन्होंने, पता है, सिर्फ ऐसे इंडियंस की वजह से हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है। आपको तो पता ही है वो कौन होते हैं, नाम बोलने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत प्रॉब्लम होती है। वो तो खुल्लम खुल्ला एक बंदे को बोलते हैं कि भाई इंडियन तुम 10 वीजा इशू किए, उसमें से पता है एक या 2 लोग वापस आए, बाकी 8 लोग आए नहीं मॉन्टेनेग्रो से। तो भाई ये प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए उसके, लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, क्योंकि मैं सर्बिया एग्जिट करके तुरंत वीजा अप्लाई कर लिया, तो मे बी पॉजिटिविटी में आ जाए। और सबसे बड़ी बेकार चीज लग रही, 15 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उन्होंने 15 दिन कहा था, तो मुझे वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 1 मंथ। मतलब अभी, मतलब मैं हाईएस्ट 15 दिन वर्किंग टाइम बोला जाए तो 1 हफ्ते में इनके ना 5 दिन होते हैं वर्किंग, तो देखा जाए 3 हफ्ते में इनके 15 दिन होते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीक तक वेट करूंगा, उसके बाद भी आउटपुट नहीं आया तो उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, चाहे वीजा आए ना आए। और मैं एक्चुअली इंडिया जाना चाहता हूँ इस समय। अब मतलब ऐसा है कि फैमिली वगैरह याद आ गई, मुझे 2 महीने से ऊपर हो गए। मैं तो चाहता था लंबा, लेकिन एक बात है, इंडिया से जब भी ट्रैवल करो एक चीज़ सीखने को मिली, स्टिकर वीज़ा कैरी करो और सारे वीज़ा एक साथ में कलेक्ट करके ही निकलो, नहीं तो मत निकलो यार। हाँ, प्रॉब्लम होती है।